नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं मैं आपके सामने पूरा का पूरा पेपर अपने वाइट बोर्ड के कंटेंट में से मिलाने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 27 मई को जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ उसके अंदर जो भी सवाल आया वो सारे के सारे अपने कंटेंट के स्क्रीनशॉट के साथ, अपने वाइट बोर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ, अपनी खुद की हैंडराइटिंग के साथ मैं आपके सामने प्रूफ वीडियो लेके आ चुका हूं। जिन भी विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत भी भरोसा कम था, थोड़ा बहुत भी विश्वास कम था, वो आज के बाद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने लगातार लगातार कई एग्जाम के प्रूफ दिए, जिसमें सेकंड ग्रेड के नीट जो कि टफेस्ट एग्जाम उसके भी सारे के सारे सवाल मिलाए। और आज हम RUHS बीएससी नर्सिंग का पेपर, यानी कि पेपर का लेवल चाहे कोई भी हो, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बायोलॉजी के अंदर अपना कंटेंट सर्वश्रेष्ठ है और रहेगा। यह चीज़ एक बार फिर से मैं आपको आज के इस वीडियो से प्रूव कर दूंगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है आप पूरा का पूरा ये वीडियो देखें। सवाल आपको मैं कैसे मिलाता हूं ये चीज देखिए। स्क्रीनशॉट के अंदर हूबहू डिट्टो सवाल दिखाऊंगा, डिट्टो, ऐसे नहीं इधर उधर से, बिल्कुल डिट्टो सवाल आपको आज की इस वीडियो में सारे के सारे मैं दिखाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, लैब असिस्टेंट के पेपर में या लैब असिस्टेंट का पेपर का लेवल भी ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि जो पेपर का आज लेवल है वही का वही लेवल लैब असिस्टेंट के अंदर रहने वाला है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे जो सबसे मुख्य चीज आपको समझनी है, इस पेपर से सीख लेनी है आपको। मैं जब आपको कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखाता हूं तो आपको बहुत बुरा लगता है, सर क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ाओ हिंदी पढ़ाओ। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी कर दी, अब तो इंग्लिश बहुत कम लिखवाना लग गया। लेकिन आज की इस वीडियो से, आज के इस पेपर से जो सवाल हैं उनको देख के आपको पता लगेगा, यार सर आप बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि कई वर्ड इंग्लिश के अंदर दे दिए, पूरे इंग्लिश में मतलब हिंदी के अंदर लिख दिया कॉमेंसलिज्म। अब अगर आपने रट रखा है सह भोजिता गए, आपका सवाल वो गलत होना फिक्स है। अगर आपने रट लिया बाह्य स्थानीय संरक्षण, वहां पे आ गया XC2, मतलब कि जो मैं आपको इंग्लिश वर्ड लिखवा रहा था वो मैं कुछ सोच समझ के लिखवा रहा था, तुम इस चीज को नहीं समझ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी जो है वो तुम्हारे कहने से रुका नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में बताई, आप टेंशन मत लीजिए। और ये चीज़ें आपको इस पेपर से मैं दिखाऊंगा, तो आप पूरे पेपर में बने रहिए, आपको इससे जो है वो लैब असिस्टेंट के पेपर का लेवल भी पता चलेगा। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। देखो, RUHS बीएससी नर्सिंग का पेपर है, पेपर का सोल्यूशन भी है और प्रूफ वीडियो भी अपन बना देंगे। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे, फटाफट से बात करते हैं। देखो, पेपर सोल्यूशन, इसका आंसर आपने पहले भी देख लिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को जो है वो सवाल मिलाने हैं डिट्टो के डिट्टो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखिए, बिल्कुल आप सवाल देखना, निम्न में से कौन सा कोडोन मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है? मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। मिथियोनिन कहां पे लिखा सर? ये रहा मिथियोनिन, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। बिल्कुल सर, कौन कोड करता है सर? AUG। यहां पे कहीं साहब AUG दिख रहा है? बिल्कुल सर, ये रहा AUG। बताओ, इस सवाल के अंदर कोई आपको कंफ्यूजन होगा अगर आपने यहां से पढ़ा है तो? बिल्कुल नहीं साहब। और यहाँ पे इस मिथियोनिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये स्टार्ट कोडोन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखाई गई हैं, जबकि सवाल आपके सामने दिख रहा है ये AUG, ये मिथियोनिन, ये AUG, ये मिथियोनिन। बिल्कुल क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल आपको डिट्टो सवाल दिखाऊंगा। शहद की मक्खी में, यानी कि यहाँ पे ये मधुमक्खी की बात कर रहा है, शहद की मक्खी या मधुमक्खी, उसमें लिंग निर्धारण के दौरान अनिषेचित अंडे से क्या बनता है? यहाँ पे देखिए ये आपका जो है वो फीमेल के अंदर जब है निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ? ये दिख रहा है बिना निषेचन। बिना निषेचन की क्या बनता है साहब? नर ड्रोन बनता है। नर बनता है या ड्रोन बनता है? मतलब ड्रोन बनता है। बाकी अगर निषेचन हुआ इन दोनों के अंदर, देखो ये तो 16 से सीधा 16 यानी कि ड्रोन, फिर निषेचन हुआ तो इससे मादा बनेगी, दो अलग अलग प्रकार की जो मादा है, श्रमिक और रानी, वो इससे के अंदर बन जाएगी। लेकिन बिना निषेचन या अनिषेचन से क्या बनेगा? ड्रोन। हूबहू सवाल दिख रहा है, बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुलेखन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए जिम्मेदार है? और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें कई सवाल यानी कि लगभग 4 या 3-4 सवाल ऐसे मेरे को दिखे जो नीट 2025 के अंदर आए, है ना, रिपीट हुए 3-4 सवाल, जैसे कि उसमें से एक ये भी है। तो कौन सा जो है अनुलेखन की प्रक्रिया की समाप्ति के लिए जिम्मेदार है? रो फैक्टर, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बताऊं, टर्मिनेशन, ये सिग्मा फैक्टर इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है।
अनुलेखन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं सब, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये क्या करता है, इसको रोक देता है या समाप्ति के लिए जिम्मेदार है। तो क्या ये आंसर मिल रहा है आपको, रो फैक्टर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है साहब। रो फैक्टर आपको अच्छे से दिखा देता हूं मैं, ये लीजिए रो फैक्टर दिख गया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अगला सवाल, ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी, ये रहा नर के अंदर वासेक्टोमी, ये रहा मादा के अंदर ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को निकाल करके बांध दिया जाता है, ऑप्शन बी, हूबहू सवाल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोसोमल गुणसूत्र से जुड़ा अप्रभावी विकार है। ऑटोसोमल गुणसूत्र से, अब यहाँ पे मैंने कई सारे मेंडेलिय विकार जिसके अंदर आपको बताए थे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोल्यूरिया, थैलेसेमिया। यहाँ पे देखो ऑटोसोमल पूछा गया, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोसोमल पूछा गया है, मतलब एक्स लिंक्ड को पहले ही हटा लो, ये एक्स लिंक्ड है ना, दो हो सकते हैं, या तो ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो ये तो एक्स लिंक्ड है, दिख रहे हैं आपको, और ये बाकी की बाकी सर सारे ऑटोसोमल हैं, ठीक है। यहाँ तो ये तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखो, हीमोफीलिया क्या है साहब, हीमोफीलिया तो एक्स लिंक्ड है, कट कर दो। रंग अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस क्या है साहब, ऑटोसोमल, सॉरी एक्स लिंक्ड है, यानी कि बच्चा क्या हमारा, थैलेसेमिया। सर ये ड्यूमेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी मैंने लिखा है, ये भी डिस्ट्रोफी लिखा है। अब अगर आप इससे कंफ्यूज हो जाओ तो देखो साथ में क्या लिखा हुआ है, अप्रभावी विकार, यानी कि रेसेसिव। रेसेसिव को क्या कहते हैं, अप्रभावी। तो रेसेसिव कौन कौन से हैं सर, ये सारे के सारे रेसेसिव है, जबकि डिस्ट्रोफी वाला डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट तो हमें पूछा ही नहीं है, प्रभावी थोड़ी पूछा गया, हमें तो अप्रभावी पूछा गया है। तो अप्रभावी कौन है, रेसेसिव कौन है, थैलेसेमिया, ये देख लीजिए थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये एक्स ऑटोसोमल है और आपका रेसेसिव है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो अब ये स्क्रीनशॉट से आपको ऐसे लगता है सर समझ में नहीं आ रहा, ये जब आप देखेंगे क्लास ना तो आपको सारा एकदम अच्छे से याद होगा, बट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल दिखा रहा हूँ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोनोसोमी का उदाहरण है। कई बार मैंने बताया मोनोसोमी, टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमी क्या है, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या लिखा देखो, निम्नलिखित में से कौन मोनोसोमी का उदाहरण है। टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, सेम का सेम ये मोनोसोमी का उदाहरण है। लो टर्नर सिंड्रोम, समझ गए। अब इसके अंदर मैंने ये भी बताया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, एडवर्ड सिंड्रोम, सारे सिंड्रोम की व्याख्या की है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे केवल हम स्क्रीनशॉट सवाल की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ें। विकास के लिए भ्रूण संबंधी समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो किसने दिया। भ्रूण संबंधी यानी कि विकास का मतलब इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर अपन को एवोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया, सॉरी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित किसने दिया अपन को, सॉरी परिवर्तन क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये भ्रूणीय समर्थन किसने दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक शब्द अर्नेस्ट हीकल, दिख रहा है क्या, दिख रहा है साहब, बिल्कुल सर अर्नेस्ट हीकल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला कौन सा हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन, देख रहे हो ओव्यूलेशन, क्या रटा आपने, अंडोत्सर्जन आया, अंडोत्सर्जन नहीं आया, क्या आया साहब, ओव्यूलेशन आया। और मैंने क्या लिखा देखो, अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन, क्यों लिखा मुझे पता है, कई सवाल में वो पूरा कीवर्ड ही ऐसा दे देता है जिससे आपको पूरा इंग्लिश में दे देगा, अगर आपने हिंदी का रट लिया पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साहब, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन का काम करता है, दैट्स इट। आगे बढ़ो। अगला सवाल है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये किसके साक्ष्य या किसके प्रयोगों से आया। ध्यान से सुनना, हर्षे व चेस का परीक्षण, इन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, बिल्कुल हर्षे एंड चेस यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट एंड डिट्टो सवाल यहाँ पे मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं अपन, डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। डीएनए की कई गुना प्रतिलिपियां बहुत कम समय बनाई जाती है, किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, कैरी बैंक्स मुलिस के द्वारा, और यहाँ पे इसको पूरा प्रोसेस को भी समझाया गया है, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, एनिलिंग वगैरह सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी में हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन पेपर मिलाना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगला सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो मैं आपको दिखा दूं, पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी साहब, रोजी है। पहली पारजीवी गाय कौन सी साहब, रोजी है। अब देखो ट्रांसजेनिक मैंने क्यों नहीं लिखवाया, ट्रांसजेनिक ऊपर लिखा हुआ है, इसको पारजीवी जंतु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मैं हिंदी इंग्लिश साथ में चल रहा हूँ, आप दिक्कत बिल्कुल मत लेना। चलो, कौन सा मानव प्रोटीन निकालती है रोजी गाय, बिल्कुल अल्फा 1 लैक्टालब्यूमिन। कहाँ दिख रहा है साहब, ये रहा अल्फा 1 लैक्टालब्यूमिन, दिख गया, बिल्कुल दिख गया सर। आगे बढ़ें, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है, परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है।
जो एंजियोस्पर्म, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है भ्रूण कोश, उसके अंदर क्या होती है 8 केंद्रक 7 कोशिका दिख रही है, 7 कोशिका 8 केंद्रक, 8 केंद्रक 7 कोशिका, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलो आगे बढ़े। बीटी टॉक्सिन को कौन इनकोड करता है? बीटी टॉक्सिन को कौन इनकोड करता है साहब? बीटी टॉक्सिन जो है इसको क्राइजीन कौन करता है? क्राइजीन करता है। चलो अब आपको क्या मतलब ये तो नहीं लग रहा है ना सर इधर उधर से आगे, बिल्कुल डिट्टो मैं मिला रहा हूं, डिट्टो। डोडो पक्षी क्या है? ये रहा साहब डोडो, जो मोराइटस से विलुप्त हो गया। ये क्या है? रिसेंट यानी कि हाल ही में विलुप्त होने वाली जाति है, मतलब विलुप्त प्रजाति है। ये संकटग्रस्त नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। प्रचुर थोड़ी है, बहुत ज्यादा मात्रा में थोड़ी, ये तो विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना फोटो भी लगा दिया। माइक्रोस्पोरम प्रजाति संबंधित कवक निम्नलिखित का कारण बनता है। देखो कवक की प्रजाति है, देखो एपिडर्मेटोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ट्राइकोफाइटोन, ये तीनों ही मैंने लिख दी। ये किससे संबंधित है सर? दाद, दाद, दाद क्या होती है? रिंगवर्म होती है, रिंगवर्म। ठीक है, दिख गया सवाल? आगे बढ़ो। वह अंत्यक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ नहीं हानि होती है, क्या कहलाती है? सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। अब तुमने पढ़ा हुआ है कॉमेंसलिज्म को हिंदी में, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में लिखाया बढ़िया तरीके से। देख लीजिए कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा है साहब? एक जाति को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्लस को क्या होता है साहब? प्लस को फायदा, और जीरो का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि न तो लाभ और नहीं हानि। तो ऐसी कौन सी हो जाएगी? कॉमेंसलिज्म हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, केंचुआ किसका उदाहरण है? ये जो कि अब जब आपने जो है वो डेट्राइटस पढ़ा हुआ है, उसके अंदर डीकम्पोजिशन की स्टेज में फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ठीक है, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ये कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं। उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के अंदर अर्थवर्म काम आता है। तो ये क्या है? एक अपराधारी है, ठीक है, अपराधारी। शाकाहारी थोड़ी होता है केंचुआ, शाकाहारी थोड़ी होता है, मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी भी नहीं, अपराधारी है, डेट्राइटस है, ठीक है। ये क्या करता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करता है केंचुआ, किसान का मित्र कहलाता है। तो यहाँ पे अर्थवर्म और टर्माइट्स एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। आगे बढ़े। कौन सा नियम ये बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान अलील जोड़े अलग हो जाते हैं? यानी कि पृथक्करण का नियम, अलग हो जाते हैं मतलब पृथक्करण का नियम। सिंपल सा बात है, ये आप पृथक्करण का नियम पढ़ लेना, पूरा का डिट्टो मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़े। डीएनए पर डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में जो है वो क्या करता है? सॉरी कहाँ पे आ गए अपन? कहाँ पे आ गए रे? वो तो गया यार, वो सवाल ही गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे देख लेंगे, वो भी सवाल डिट्टो ही था। चलो, डीएनए सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रदान करता है, प्रमोटर साइट क्या करता है? सर्वप्रथम सिग्मा फैक्टर से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट से क्या करता है? विशेष सीक्वेंस से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स सिटू, ये फिर से आ गया एक्स सिटू, बाह्य स्थानीय संरक्षण तुम पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया साहब? एक्स सिटू आ गया। तो एक्स सिटू में क्या हो जाएगा? प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल पार्क्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, ये सारे के सारे बाह्य स्थानीय संरक्षण हैं, ठीक है। चलो ये सवाल नीट पे भी आया था पीछे वाला, ठीक है। कौन सा था? बाह्य स्थानीय संरक्षण, है ना। चलो वो सवाल कहाँ गया अपना? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हार्डी विनबर्गलन संतुलन को बिगाड़ता है? ये देखो अच्छा सवाल था। इसके अंदर क्या करना है कि हार्डी विनबर्गलन संतुलन को बिगाड़ता है, ठीक है। ये इवोल्यूशन के अंदर आता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आता है, उसके अंदर आप देखो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि कौन कौन इसको बिगाड़ता है। तो इसको म्यूटेशन बिगाड़ता है ना। तो कोई उत्परिवर्तन नहीं होगा तो ये बिगाड़ेगा थोड़ी। सवाल को ध्यान से समझना, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसको प्रभावित करता है, ये कौन बिगाड़ता है? तो म्यूटेशन बिगाड़ता है, म्यूटेशन तो बिगाड़ता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कोई म्यूटेशन नहीं, तो ये नहीं बिगाड़ेगा। फिर देखो कहाँ पे लिखा है? आनुवांशिक बहाव, यानी कि जेनेटिक फ्लो, ये तो बिगाड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई आनुवांशिक बहाव नहीं, यानी ये भी नहीं बिगाड़ता है। फिर आता है रैंडम मेटिंग, ये तो इसको बनाए रखने में सहायता करता है, बिगाड़ता थोड़ी है। तो रैंडम मेटिंग भी नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप्रवासन, ठीक है। तो ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पूरा आपको यहाँ पे समझाया गया है। चलो आगे ये आ गया, एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएं, इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? अब देखो एक ही कार्य के लिए, तो यहाँ पे देखो
मैंने आपको लिखाया कन्वर्जेंट, अभिसारी विकास, और अभिसारी विकास को कहते हैं समरूपी अंग। समरूपी अंग में क्या होता है, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिख रहा है, सेम फंक्शन एक ही कार्य, तो अभिसारी विकास हो जाएगा ये लो। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला सवाल है, दो जीन के बीच में पुनर्संयोजन आवृत्ति और दूरी किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे पुनर्संयोजन आवृत्ति और दूरी किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर आ गया क्या, यहाँ पे देखो 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये बिल्कुल इसके क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज समझेगी, ये जब आप क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे मतलब मैं कह रहा हूँ ना, एक सवाल हुबहू छपा है। अब आता है कौन सी कोशिका एंड्रोजन स्त्रावण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, एंड्रोजन किसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं, यानी कि लीडिंग सेल्स। और यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल सेल, अंतरालीय कोशिका जो होती है, ये भी यहाँ पे एंड्रोजन का स्त्रावण करती हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ यहाँ पे मुझे लग रही है, लेकिन चलो। अगला सवाल है, रक्त के थक्के को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। कहाँ पे लिखा सर, ये लो, रक्त के थक्के को हटाने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज, और हटाने की प्रक्रिया फाइब्रोलाइसिस, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलो आगे बढ़े। छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित और कहीं और न पाई जाने वाली प्रजातियों को किस नाम से जाना जाता है। ये सिंपल सा सवाल, देखो, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती, बाकी कहीं नहीं पाई जाती, उसको क्या कहते हैं, स्थानीय प्रजातियां। तो ये नॉर्मल सा आपकी कॉमन सेंस का सवाल था, इजी, बहुत इजी। ठीक है, तो ये इतने सवाल जो अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें से आए। अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जो बीएससी नर्सिंग में 12th का सिलेबस आता है, और 12th के सिलेबस के अंदर 4 चैप्टर ऐसे हैं जो अपन ने नहीं पढ़े, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्प पादपों के अंदर लैंगिक जनन, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटेजी ऑफ फूड एनहेंसमेंट, और एक जो है वो अपन ने नहीं पढ़ा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, उनमें से कुछ सवाल हैं जो भी सवाल आए वो अपने में से नहीं बैठे, क्योंकि वो चैप्टर अपन ने किए ही नहीं, तो कहाँ से बैठेंगे, सिंपल सी बात है। आप भले ही देख लेना, मैंने वो चैप्टर करवाया ही नहीं है, तो वो सवाल मैं कहाँ से लाऊंगा, ये आपको समझने वाली बात है। लेकिन कुछ सवाल वो भी मैंने मिला दिए, जैसे कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन से एक सवाल आया, 7 कोशिका 8 केंद्रक वाला, वो मैंने मिला दिया, क्योंकि मैंने एंजियोस्पर्म पढ़ा है ना प्लांट किंगडम में, उस समय मैंने आपको बता दिया। तो कई सवाल, 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जो अपन चैप्टर नहीं पढ़े फिर भी अपन कवर कर चुके हैं, समझ गए मेरी बात को। तो ये जैसे कि कुछ सवाल, जैसे कि स्टोन, ये सवाल मेरे को मिला नहीं, ये मैंने करवाया है। स्टोन प्रोटीन जो होती है ना, ये लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर होती है, ये मेरे को मिला नहीं, इसका स्क्रीनशॉट मैंने खूब ढूंढा, लेकिन ये करवाया जरूर है, मैंने पक्का करवाया है। ठीक है, कुछ सवाल और देख लेते हैं, जैसे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर वाला, ये अपन ने नहीं पढ़ा, आप भले ही देख लेना, ये सवाल अपन ने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं। मैं ये भी सवाल इसलिए लाया हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि जो सवाल अपने कंटेंट में से नहीं है वो चैप्टर अपन ने नहीं पढ़ा, सिंपल इतनी ही बात है। बाकी जो भी सवाल अपने चैप्टर जो अपन ने पढ़े हैं ना, उनमें से जो भी सवाल आया अपने कंटेंट में से आया, यानी कि सिंपल एंड स्वीट वर्डों में अगर कहूँ तो पूरा का पूरा 100% पेपर अपने किस में आया, अपने कंटेंट में से आया। ठीक है, एक भी सवाल बाहर नहीं, एक भी, 99 भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक सवाल जो आप देख सकते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन कहाँ पे गया, ये साइक्लोस्पोरिन ए वाला, तो ये आपको जो है वो समझना। ठीक है, ये विकासशील, ये देखो, ये है बहुत इजी सवाल है। देखो, टेपिटम जो है वो पोषण प्रदान करती है विकासशील परागणों को, बहुत सिंपल सवाल है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका टेपिटम हो जाएगा, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है ना। बाकी ये बहुत ईजी सा सवाल है, अगर इस चैप्टर को पढ़ते तो मैं आपको शुरुआत के अंदर ही शायद ये चीज़ें बता देता जब परागकण पढ़ा रहा होता। ठीक है, चलो, तो इतने ही होंगे सवाल तो। हाँ, तो ये था आज का पूरा कंटेंट, जिसके अंदर अपन ने बीएससी नर्सिंग का प्रूफ वीडियो बनाया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब अपन ऐसे प्रूफ वीडियो नहीं लाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत टाइम लगता है यार बच्चों, बहुत, क्योंकि मुझे सारे ढूंढने पड़ते हैं, स्क्रीनशॉट एकटे करो, फिर पेपर के अंदर जो है वो उसके कट लगाओ सब सवालों में, फिर मैं उसको ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐप पे, फिर उसको वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा अपन अपने काम पे फोकस करें। अब जिनको विश्वास होना था उनको हो चुका है, जिनको नहीं होगा वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बार बार मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, तो मैं हर एग्जाम के प्रूफ नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको लगातार 3 एग्जाम के प्रूफ दे चुका हूँ, नीट, सेकंड ग्रेड, बीएससी नर्सिंग। अब अपन सीधे लैब असिस्टेंट के एग्जाम में प्रूफ देने आएंगे, इससे पहले कोई नहीं। आपको अगर कहीं पे लगे कि सर यहाँ पे नहीं आए, तो आप एक बार पूरे जो सवाल हैं उनको आप खुद मिला लेना, है ना। कोई भी पेपर हो आप खुद सवाल मिला लेना, सारे सवाल आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा निवेदन है, आपको थोड़ी बहुत भी जो मेहनत मेरी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट कर देना। आपके लिए
बढ़िया से बढ़िया कंटेंट में लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद बच्चों।